नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं की भाषा बदलने लगी है। एक बार फिर से वो संदेह के घेरे में आ गए हैं कि क्या वो भी बीजेपी की बी टीम की तरह व्यवहार करेंगे, क्या वो भी हिंदुत्व की लाइन पर चलने लगे हैं। हालांकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया था, बजरंग बली की पूजा से लेकर और मंदिर जाने से लेकर और तमाम तरह के हथकंडे आजमाए थे, हिंदुत्व कार्ड खेला था। लेकिन ये माना गया था कि वो तो विधानसभा चुनाव का मसला था और उसमें चूंकि बीजेपी से टकराना था, इसलिए इस तरह की एक रणनीति की उनको ज़रूरत थी और उसका उनको लाभ भी मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक अब स्थायी भाव आम आदमी पार्टी का बनता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व ही नहीं बल्कि जो बीजेपी की लाइन है उसको भी मोटे तौर पर आजमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी उनके प्रवक्ता राघव चड्ढा ने और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोनों ने कहा कि श्री राम के नारे अगर हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो क्या पाकिस्तान में लगेंगे। आपको याद होगा कि ये जो तर्क है, ये अमित शाह का तर्क था, ये जेपी नड्डा का तर्क था, बीजेपी नेताओं का तर्क था। और वो तब जब सुभाष बाबू की जयंती पर प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी शामिल होने गए थे और ममता बनर्जी जैसे ही बोलने को हुई तो जय श्री राम के नारे बीजेपी वालों ने लगाने शुरू कर दिए थे और उन्होंने भाषण भी नहीं दिया था। तो उसके बाद से ममता बनर्जी पर अटैक कर रही है बीजेपी, इसको लेकर कि क्या जय श्री राम का नारा हम नहीं लगा सकते हैं, और अगर हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते तो क्या पाकिस्तान में लगाएंगे। तो यही तर्क उठाकर अब आम आदमी पार्टी भी घूम घूम कर अपना राजनीतिक विस्तार करने का एजेंडा चला रही है। मनीष सिसोदिया तो गुजरात में जाकर ये बात कह चुके हैं। ये माफ कीजिएगा, राघव चड्ढा ने टेलीविजन डिबेट में इस बात को कहा है। तो ये आम आदमी पार्टी को हम किस रूप में देखें, अगर वो इस तरह से अपनी रणनीति बदल रही है, अपनी नीतियां बदल रही है, अपनी चाल चरित्र बदल रहा है, तो ये क्या कहता है। क्या हम ये माने कि आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी की बी पार्टी ही है, क्योंकि आरक्षण के मसले पर उसका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। तमाम नेताओं का जो रवैया रहा है आरक्षण आंदोलनों पर, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जताने की कोशिश की है पिछले जब से राजनीति में सीधे तौर पर आए हैं कि आरक्षण के वो हिमायती हैं और इससे उनका कोई विरोध नहीं है। तो यानी उसमें उन्होंने अपनी नीति बदली है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत इस मामले में कट्टर हैं या बहुत दृढ़ हैं। इसी तरह से हमने देखा कि किसान आंदोलन के मामले में किसानों से संबंधित बिल, जो 3 कृषि बिल हैं, उनको अनुमति दे दी थी और बाद में अरविंद केजरीवाल फिर किसानों से मिलने चले गए, उनका इंतजाम करने लगे। तो एक दोहरी नीति, एक अवसरवादी नीति अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आजमा रही है। वो देख रही कि किसानों का आंदोलन पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में फैल रहा है। तो इस आंदोलन पर वो सवार होना चाहती है, लेकिन हिंदूवादी जो वोट हैं उनको भी नाराज नहीं करना चाहती। तो वो एक साथ दोनों को साधने की कोशिश में है। और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ जो उनके कड़े तेवर होते थे साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तक, वो बहुत काफी धीरे धीरे करके नरम होते चले गए हैं। और अब बीजेपी या नरेंद्र मोदी की या प्रधानमंत्री सरकार की किसी तरह की आलोचना से आम आदमी पार्टी परहेज करने लगी है। संजय सिंह जरूर अटैकिंग मुद्रा में है, उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करना है, आने वाले चुनाव में उन्हें नेतृत्व करना है पार्टी का उत्तर प्रदेश में। और यहाँ चूंकि योगी आदित्यनाथ हैं और बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ एक तरह की नीति अटैकिंग वाली बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर उन्होंने वो मोर्चा खोल रखा है। लेकिन ये केवल संजय सिंह कर रहे हैं। पार्टी के दूसरे प्रवक्ता, दूसरे नेता इस मामले में या तो चुप हैं या बहुत ही नरम स्वर में बोलते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के मुंह से आपने पिछले कई महीनों में किसी तरह की आलोचना ना तो प्रधानमंत्री की सुनी होगी और ना ही मोदी सरकार की सुनी होगी। तो ये एक नई स्ट्रेटजी, चुनावी स्ट्रेटजी, राजनीतिक रणनीति लेकर
आम आदमी पार्टी इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है, अपने को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। और इसमें उसका कमिटमेंट ना तो धर्मनिरपेक्षता की प्रति दिखता है, ना आम आदमी की तरफ दिखता है, बल्कि उसका जो पूरा कुछ गेम प्लान है, ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से पार्टी का राजनीतिक विस्तार करना है और उसके लिए चाहे जो भी समझौता करना पड़े, जिससे भी समझौता करना पड़े, वो करेगी। और इस मामले में उसे लग रहा है कि चूंकि एक इस तरह का माहौल बन गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में और हिंदुत्व के पक्ष में, ऐसा लगता है कि वोटर का एक हिस्सा उसके पक्ष में खड़ा है। और अगर उसको नाराज किया गया तो और भी बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, पार्टी की राजनीति पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए वो इस तरह की स्ट्रेटजी, एक जिसको आप कह सकते हैं कि मध्य मार्ग अपना रही है अरविंद केजरीवाल अपने लिए, जहां वो एक एक्सट्रीम जो बीजेपी का है उस एक्सट्रीम को भी स्वीकार कर रही है, उसको अनदेखा कर रही है, उससे समझौता कर रही है। और दूसरा जो जिस राजनीति का हवाला देकर वो आई थी, आम आदमी की राजनीति, आम आदमी को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, आम आदमी का विकास होना चाहिए, उसका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उस मोर्चे पर वो कमजोर होती जा रही है। तो बहुत सारे कंप्रोमाइजेस राजनीति में, व्यवहारिक राजनीति में करने पड़ते हैं। लेकिन ये पूरे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा का महापतन भी है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो अन्ना के आंदोलन के दौरान और उसके कुछ समय के बाद तक आम आदमी पार्टी कहती थी, और अब जो उसका चरित्र और चाल नजर आ रही है, हमारे सामने है, उसमें जबरदस्त विरोधाभास है, दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। इससे ये प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक पाखंडी व्यक्ति हैं, उनकी पार्टी क्या पाखंडियों की पार्टी है जो अपने ही उसूलों को पलट कर खड़ी हो गई है और अब सत्ता के लिए हर तरह के जोड़ तोड़ और हर तरह के कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ये स्पष्ट रूप से लग रहा है। हो सकता है कि पंजाब में जिस तरह से किसानों का उभार हुआ है, हरियाणा में उभार हुआ है, उसमें लग रहा है कि पंजाब में वो सोच रही थी कि अकाली दल का विकल्प बनेगी, और अब स्थितियां हो गई हैं। अभी जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए उसमें पूरा सफाया हो गया है, न केवल अकाली दल का बल्कि आम आदमी पार्टी को भी कुछ वहां हासिल नहीं हुआ है। तो वो कोशिश में थी कि पंजाब में उसकी पार्टी का प्रदर्शन चूंकि बेहतर रहा है तो उसको बेहतर करेगी, और इसलिए वो हिंदुत्व के वोट बैंक को नाराज ना करते हुए किसानों के साथ जुड़ गई थी। और किसानों के साथ आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के प्रपंच किए हैं, वहां बिल का समर्थन कर दिया और इधर आपने देखा कि किसानों के साथ खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये एक पाखंड लगातार बढ़ता जा रहा है इस पार्टी में, और ये जैसे जैसे पाखंड बढ़ेगा इस राजनीति की विश्वसनीयता भी खत्म होती जाएगी। अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, उनके साथ जो चल रहे हैं लोग उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। दिल्ली में भले ही वो एक इलाके में रह के कुछ अच्छे काम करने में कामयाब रहे हैं, जिनकी तारीफ भी करते रहे हैं लोग, लेकिन उसके आगे की राजनीति शायद उनके पास नहीं है। क्या वो इस आगे की राजनीति के लिए इस तरह के समझौते कर रहे हैं ताकि पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके और जो असंतुष्ट नेता हैं उनको भी कोई कहीं कहीं एडजस्ट किया जा सके, और भविष्य में भी, चूंकि वो दिल्ली की ही पार्टी बनकर रह गई है, अब अपनी छवि को तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो और बड़े नेता बनना चाहते हैं। जो उनके साथीगण हैं वो तो बताते हैं कि वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार समझते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, राजनीति में है तो प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब देखने का सबको हक है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए अगर ये सारे दंड फंद वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी उन्हीं नेताओं में से एक बन जाएंगे जिनको कोस कर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कांग्रेस को कोसते रहे हैं, वो बीजेपी को कोसते रहे हैं, पहले दूसरे दलों को कोसते रहे हैं, लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को कोसते रहे हैं, लेकिन आज उनकी अपनी स्थिति क्या है, वो क्या
उस तरह के अरविंद केजरीवाल हैं जो पहली बार चुनकर आए थे, या उसके पहले जिस तरह की बातें और जिस तरह का कमिटमेंट वो शो करते थे, आज उनसे बहुत दूरी बना चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और वो विश्वसनीयता भी नहीं है उनकी, वो साख भी नहीं है, वो उनसे अब उम्मीदें भी नहीं करते हैं लोग कि वो एक जो आंदोलन से निकली पार्टी है और देश को एक नई दिशा, राजनीति में एक नई चीज शुरू करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, वो पार्टी अब नहीं रहेगी। अब ये पार्टी सत्ता के लिए जद्दोजहद करती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल अपने करियर के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं और उनके साथीगण भी अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए अपनी अपनी रणनीति सुविधा के अनुसार से तय कर रहे हैं, सिद्धांतों के अनुसार से तय नहीं कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि एक और आंदोलन और उसके नेता इस तरह से स्खलित हुए हैं, पतन हुआ है उनका, और ये एक और नाउम्मीदी का कारण है। लेकिन शायद इसके बीच कहीं अरविंद केजरीवाल, उनके नेतृत्व और उनकी नीतियों में छिपी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ईमानदार नेताओं को उसी समय रुखसत करना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने लिए खतरा दिखने लगा था और अपनी राजनीति के लिए खतरा दिखने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और देश काल को के सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।